हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। और मैं जितेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम कर रहे थे कैलकुलेटिव मैथ्स, क्योंकि कैलकुलेटिव मैथ्स में पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूं मैं। उसमें 8 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें से हमने पढ़ लिया था चिन्हों का क्रम बता दिया था, यानी कि संख्याओं से पीछे की जो कुछ बेसिक टॉपिक थे, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें, वो सारी हमने कर ली थी। बेसिक से समझाया था मैंने। उन बच्चों के लिए है खासकर ये, जिनसे मैथ्स कभी आता ही नहीं और कोशिश भी करते हैं तब भी वो मैथ को नहीं सीख पाते हैं। तो मेरा वादा है आपसे कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं और वीडियो देखते हैं तो क्लास को अगर देखें, पूरा वीडियो देखें, अगर पूरी क्लास को आप देखते हैं तो पक्का ही आप मैथ्स को जान जाएंगे कि मैथ को किस तरीके से, कैसे पॉइंट टू पॉइंट इकट्ठा कर करके कैसे हम आसानी से मैथ को सीख लेते हैं, वो सारे टिप्स। क्योंकि अधिकांश लड़के या लड़कियां जो कोचिंग सेंटर पर जाते हैं उनमें ये दिक्कतें रहती हैं, उनकी ये कमजोरियां हैं कि वो वहाँ कोचिंग सेंटर पर गणित को नहीं समझ पाते कि किस तरह से कैलकुलेशनें हो जाती हैं, किस तरह से सवाल हल हो जाता है, उसके बारे में दिक्कतें आती हैं और वहाँ वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते और पूछ भी नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई डाउट दिखाई देगा। आपकी गलती और सही और गलत दोनों का अंतर यहीं से दिख जाएगा और आप तुरंत आसानी से सीखते चले जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। यदि आपको गणित सीखना है तो वही जुड़िए मेरे साथ जिनको गणित सीखना है, जिनसे कभी भी गणित करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो चलिए, मैं वादा करता हूँ कि आपसे आप यदि जुड़े रहे तो गणित को आप सीख जाएंगे, किस तरीके से, कैसे पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से गणित को हम हल कर सकते हैं। किसी भी सवाल को आप हल करना जान जाएंगे, क्योंकि ये भाग है, मेरा उद्देश्य है आपको कैलकुलेशन सिखाना, एकदम मैथ को कैलकुलेटिव तरीके से सीख जाना। तो चलिए, मैं आपको बेसिक से लेकर एक उच्च लेवल तक की कैलकुलेशन सिखाऊंगा और किसी भी प्रकार का आप सवाल होगा उसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, टाइम ज़ाया ना करके स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे पार्ट 1 में पीछे बना चुका हूँ, पूरी क्लास कर ली है। उसमें बेसिक से समझाया कि कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग भागों में बांटा है, जो आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी बुक्स में नहीं मिल पाएगा, जो इस तरह से कंटेंट है। तो देखिए, संख्याएं के प्रकार हम कर चुके हैं। संख्याओं के प्रकार कितने थे वो सारी पिछली वीडियो में हो चुका है। चिन्हों को हल करना हम कर रहे थे, चिन्हों को हल करना इसकी एक वीडियो पीछे बना चुके हैं हम, के लिए एक वीडियो एक क्लास हो चुकी है अपनी। तो यदि वो क्लास अभी आपने नहीं देखी है कि चिन्हों को कैसे हल किया जाएगा, तो प्लीज वो क्लास देख लेना, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके ये क्लास भी। तो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि चिन्हों को कैसे हल किया जाएगा। तो उसके बारे में कि चिन्हों का क्रम जो था वो पार्ट 1 में था, लेकिन यहाँ चिन्हों को हल करना है। चिन्हों को कैसे, कि जो चिन्ह होते हैं भाग, गुणा, प्लस और माइनस, इन संख्याओं को, इन चिन्हों को हम कैसे हल करेंगे, संख्याओं के साथ। तो हमें संख्याओं के साथ हल करना था इन्हें, तो किस प्रकार से हम इनको हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो जैसे कि अगर मैं सवाल लिखूं यहाँ से, तो चिन्हों को हमें हल करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सबसे पहले हमें भाग का चिन्ह खत्म करना है, दूसरे नंबर पर गुणा का चिन्ह खत्म करना है, उसके बाद प्लस या माइनस दोनों में से कोई सा भी प्लस माइनस आपस में फिर बाद में हल हो जाते हैं। लेकिन कैसे, मैं सवाल करके समझाता हूँ। 4 भाग 2 माइनस 3 प्लस 4 गुणा 3 माइनस 4। मैंने ये संख्या लिखी, एक सवाल लिखा, छोटा सा सवाल है, आसान सा है, आप सब आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये उनके लिए है जिनसे गणित नहीं हो पाता है और वो सीखना चाहते हैं, तो सीख लीजिए। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करना, आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, फास्ट तरीके से सीखते चले जाएंगे। क्योंकि एक बार माइंड में जब बस जाएगा हमें कैलकुलेशन कि कहाँ से स्टार्ट होती है कैलकुलेशन, तो आसानी से उसको कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करेंगे तो 4/2 हो जाएगा, क्योंकि बाद वाली संख्या उसके बटे में लिखी जाती है। जो भाग के चिन्ह के बाद की संख्या होती है वो पहली संख्या के बटे में लिख देते हैं। उसके बाद जो जैसा है उसे वैसे लिखेंगे, -3 प्लस 4 गुणा 3 माइनस के 4। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल वैसे ही कीजिएगा। अब क्या करना है, दूसरे नंबर पर हमें गुणा का चिन्ह खत्म करना है, कि अब खत्म करेंगे गुणा का चिन्ह, जो बाकी जैसे है उसे वैसे रहने देंगे। 4/2 माइनस 3 प्लस, इनकी गुणा कर लेंगे, 4 तिया
12, उसके बाद माइनस के 4। अब यहाँ से हमारे भाग और गुणा का चिन्ह खत्म हो गया। जो जहाँ संख्या थी वो वहीं पर लिखी हुई है। चिन्हों को कैसे कर रहे हैं वो पीछे क्लास में हो चुका है। तो अब यहाँ से देखते हैं, ये जो संख्या होती है ये संख्या ऊपर वाली संख्या को काटती है, यानी कि नहीं काटती थी। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से विभाजित करते हैं। जो बटे की संख्या होती है, भिन्न होती है, उनमें अंश और हर की संख्या को, क्योंकि ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, तो अंश और हर को किसी एक संख्या से विभाजित करते हैं, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो वो संख्या यदि हम काटे तो 2 से 2 इकाना 2 और 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 इकान 2, 2 दूनी 4 की 2 से 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो ये बन गया इतना। अब आगे जितना है उसे वैसे लिख लेंगे। यहाँ का मान आ गया 2, नीचे 1 होता है तो किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जाता है। ये बात अभी करेंगे हम, जब परिमेय संख्या हल करेंगे तो बेसिक से पता लग जाएगा। तो यहाँ बचा 2 माइनस 3 प्लस 12 माइनस के 4। तो अब हमें भाग और गुणा के चिन्ह सब खत्म, बचा क्या प्लस माइनस, केवल प्लस माइनस बचे। अब जो प्लस की संख्या है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो ये तो प्लस की है 2, उसके बाद में प्लस के 12। अगर कोई संख्या हमें उठा के लानी है इधर से उधर तो पूरी संख्या चिन्ह सहित उठकर आती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सीखना है तो जैसे मैं समझाता हूँ वैसे समझ लीजिएगा कि अगर कोई संख्या इधर या उधर कहीं लिखनी है हमें तो चिन्ह सहित उठकर जाती है संख्या। जब ये संख्या चिन्ह सहित उठकर जाएगी, अगर इसको हम सबसे पहले लिखते तो पहले जो संख्या होती है और जो प्लस में लिखी होती है उसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं हम, ये मैथ का रूल है। तो यहाँ 2 पहले ही 2 लिया, फिर प्लस के 12 लिया, अब माइनस के 3, उसके बाद माइनस के 4, आगे माइनस के 4। अब प्लस वाले एक जगह जुड़ जाएंगे, माइनस वाले एक जगह जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा। तो 12 और 2 हो गए हमारे पास 14। उसके बाद ये माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस की बनेंगे, 3 और 4 7, माइनस के 7। प्लस के 14 है, माइनस के 7 है, 14 में से 7 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। प्लस के ज्यादा है तो ज्यादा वाली संख्या बचेगी, क्योंकि चिन्हों का जो क्रम है वो यही है कि जब दो संख्याएं प्लस और माइनस आपस में हल करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जो संख्या ज्यादा होती है उसमें से वो संख्या बचती है। यहाँ प्लस के ज्यादा थे तो प्लस के 7 बचेंगे। अगर ये माइनस के होते और ये प्लस के होते, ध्यान दीजिए, चलिए बाद में करते हैं इसको। माइनस आंसर बचा हमारे पास 7। अगर मैं कहूं ये 14 माइनस के हैं और प्लस 7 है, इस प्रकार से, तो देखिए अब ये माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस के 7 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 7 में से प्लस के 7 कम हो जाएंगे तो बचेंगे कौन से, माइनस वाले बचेंगे। यहाँ प्लस वाले ज्यादा हैं तो प्लस वाले बचे हैं। तो ये कंडीशन होती है इनमें हल करने की, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से हमने ये हल कर लिया है। चलिए फटाफट जल्दी से तेजी से एक सवाल और करते हैं कि कैसे, मैं बताता हूँ, उसके बाद समझेंगे तीसरा पॉइंट कि संख्याओं की पहचान क्या है। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, जैसे 2 गुणा 3 माइनस 5 भाग 4 गुणा 2 प्लस 3 माइनस 4। ये तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ भाग का चिन्ह खत्म करना है। सबसे पहले हमें यहाँ भाग का चिन्ह खत्म करना है। जब हमें भाग का चिन्ह खत्म करना है तो करिए भाग का चिन्ह, बाकी जो जैसे है उसको वैसे लिखा रहने देंगे। 2 गुणा 3 माइनस के 5 बटे में 4 हो जाएगा, उसके बाद गुणा 2 प्लस 3 माइनस 4। अब भाग का चिन्ह खत्म हो गया, अब करेंगे गुणा का चिन्ह खत्म। अब गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे तो देखिए इन दोनों की गुणा हो रही है, 2 तिया 6, उसके बाद माइनस ये 5 बटे 4 है और यहाँ गुणा 2 है, तो ये गुणा में 2 है, इसका मतलब ये जो संख्या होती है गुणा में, इसके नीचे भी 1 माना जाता है, किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो संख्या इधर गुणा में आती है तो ये संख्या ऊपर वाली संख्या को गुणा करती है, ना कि नीचे को गुणा करेगी। ये संख्या ऊपर वाली संख्या को गुणा करती है, ना कि नीचे को करेगी। या इस संख्या से इसको काट भी लेते हैं, ये चीज समझेंगे, अभी बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करिएगा। इससे इसे गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10,
और बटे में 4, 4 जहाँ है वही है, उसके बाद प्लस 3 माइनस के 4। तो अब देखिए ये 6 हो गया, ये बटे की संख्या है, अंश और हर है, और ये साधारण संख्या है। इन संख्याओं को एक तरफ कर दो सबको, और इसे एक तरफ कर लें। तो सबसे पहले 6 लिखा हमने, उसके बाद प्लस का 3 है तो इधर ले आए +3, उसके बाद -4 को इधर ले आए, चिन्ह सही उठकर आया है, फिर ये इधर चला जाएगा माइनस के 10/4। अब इनको हल कर लेंगे, 6 3 जुड़ जाएंगे, 9 हो गया, ये माइनस के 4 और माइनस के 10/4। उसके बाद अब ये 9 में से ये 4 घट जाएंगे, ये संख्या जैसी है वैसी चलेगी। अभी 9 में से जैसे 4 घटेंगे 5 बचेगा, उसके बाद -10/4। अब ये इस प्रकार की संख्या बन गई है। ये संख्या बनी, तो अभी मान लीजिए हमको इस बारे में नहीं पता, तो देखिए आपको अभी इसके बारे में हल करने के बारे में नहीं पता है, तो आपको आगे हल नहीं करना है। अभी इसको यहीं छोड़ेंगे। जैसे हम ये वाला स्टेप समझेंगे, संख्याओं पर पहुंचेंगे, परिमेय संख्याओं में हम संख्याओं की पहचान करेंगे और संख्याओं को हल करना सीखेंगे, तब इसके बारे में जानेंगे। तो अभी फिलहाल आप यही छोड़ेंगे इसको, जैसे मैं समझाता हूँ वैसे सीखिए। तो ये इस प्रकार से हो गया। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए और मैं सवाल लिखता हूँ, यहाँ से 1-2 सवाल और करते हैं फटाफट जल्दी से। कितने तरीके से इन संख्याओं चिन्हों को हम हल कर सकते हैं, किस किस तरीके से। देखिए जैसे मैंने लिखा 4/2 गुणा 3 - 5 + 3 गुणा 2 + ये लिखा। उसके बाद मैंने एक और लिखा 4 गुणा 3/2 -4 + 5 गुणा 2 - 6। एक और लिख लेता हूं मैं इसको, 4 6 - 3 गुणा 7/14 - 2। ये 3 सवाल लिखे। चलिए फटाफट करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करना है, तो 4/2 गुणा 3 - 5 + 3 गुणा 2 + 3। केवल भाग का चिन्ह खत्म किया, बाकी सब ऐसे ही है। अब गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे, तो ये संख्या तो गुणा यहाँ को करेगी, यानी कि 4 तिया 12 और बटे में 2 -5 + ये दोनों में गुणा है तो गुणा करके लिखेंगे 3 दूनी 6 + 2। अब ये 12/2 हो गया, यानी 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो यहाँ कितना बचा 6। उसके बाद -5 + 6 और +2। जो प्लस की संख्या है वो सब एक जगह जुड़ जाएंगी, 6 और 12 और 2 14 और -5। 14 में से 5 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ से हमारे पास 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 बचेगा। ये आंसर हुआ। ऐसे ही ये करके देखिएगा आप कैसे होगा। ये 4 है, 4 गुणा ये 3/2, उसके बाद -4 + 5 गुणा 2 - 6। कुछ नहीं किया हमने, केवल भाग का चिन्ह खत्म किया है। अभी अब गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे, तो गुणा का चिन्ह खत्म करके यानी कि ये संख्या ऊपर को गुणा करेगी, इधर हो तब भी और इधर होगी तब भी। तो 4 तिया 12/2, इसीलिए लिखा मैंने। देखिए इधर की संख्या है तब भी गुणा करेगी, और यदि इधर लिखी हुई है इधर की साइड में तब भी ये ऊपर ही गुणा करेगी, यानी गुणा में है भिन्न के साथ तो ये अंश को ही गुणा करेगी। उसके बाद जैसे वैसे लिख देंगे 4 + 5 गुणा 2 - 6। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये कितना हो जाएगा 6 -4 और गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे अब, तो 5 दूनी 10 और -6। अब ध्यान दीजिए यहाँ 6 प्लस का है, यहाँ 6 माइनस का है, तो 6 में से यहाँ 6 घट जाएंगे तो ऐसे समान होते हैं, तो खत्म। 6 में से 6 गया 0, बचा क्या -4 और +10। 10 में से -6 घटाएंगे तो प्लस वाले बच जाएंगे, प्लस के बचेंगे 6, और यहाँ प्लस हम लगाते नहीं है, तो ये आंसर हुआ हमारा। नेक्स्ट इसे देखें, तो 6 - 3 गुणा 7/14 और -2। हमने भाग का चिन्ह खत्म किया, अब गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे, तो बाकी सब ऐसे लिखा जाएगा 6 - 3 × 7 = 21, क्योंकि 3 से गुणा होगी,
और बटे में 14 और माइनस के 2। ये 2 है, इसको इधर ले आएंगे, 6 चिन्ह सहित आएगा, माइनस के 2। ये माइनस के 21 बटे 14 है, 14 है, ये इसमें से घट जाएगा, 6 में से 2 गया 4, माइनस के 21 बटे 14। अब ये दोनों संख्या आपस में किसी से कट सकती हैं तो काटेंगे, नहीं कटेंगी तो छोड़ देंगे। ये दोनों संख्या 7 से कट जाएंगी, 7 के पहाड़े में दोनों आती हैं, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब बचा हमारे पास 4 माइनस ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2। अब आगे अभी तरीका हमने नहीं हल किया है तो इसको यही छोड़ देंगे, क्योंकि ये बच में अब परिमेय संख्या में पहुंच गए तो इसको यही छोड़ेंगे। तो समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम संख्याओं को चिन्हों के साथ हल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम हल कर रहे हैं चिन्हों को। संख्या अभी सवाल हल नहीं कराया, मैंने चिन्हों को तरीका बताया कि सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करते हैं, उसके बाद गुणा का चिन्ह खत्म करते हैं, उसके बाद प्लस और माइनस को हल करते हैं। लेकिन जब सरलीकरण, जब पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 में सरलीकरण करेंगे, फिर से करेंगे हम इन्हीं तरीकों को। उसमें लेंगे बिल्कुल क्रम से अलग अलग किस किस प्रकार से सवाल बनते हैं, किस किस प्रकार से चिन्हों को भिन्न भिन्न तरीके से रखा जाता है, अलग अलग तरीके से संख्याएं रखी जाती हैं और उनको हल किया जाता है, वही दिक्कतें होती हैं। तो वो सब जब सरलीकरण बनेगा, सब सीख लेंगे हम, तब करेंगे। तो यहाँ समझ गए होंगे कि चिन्हों को कैसे हल करना है। तो अब थोड़ा सा मैं होमवर्क लिख रहा हूँ आपको, तो आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से हम हल कर लेंगे। तो आप खुद से लिख कर भी हल कर सकते हैं, कोई होमवर्क रहता नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि सब कुछ मैं बोर्ड पर ही करा देता हूँ। फिर भी एक होमवर्क है, चलिए मैं सवाल लिखता हूँ 5-6 जो आपको करने हैं। टू गुणा 5 भाग 3 गुणा 3 माइनस के 6 प्लस 2। 2 गुणा 5 भाग 3 गुणा 3 माइनस 6 गुणा 2। तीसरा क्वेश्चन है 2 भाग 5 गुणा 5 माइनस 3 भाग 3 प्लस 6 माइनस के 4। चौथा सवाल है 16 भाग 4 माइनस के 4 गुणा 4 प्लस के 16 माइनस के 3 भाग 2। एक क्वेश्चन और है 7 गुणा 2 माइनस के 3 भाग 2 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4 प्लस 5 क्वेश्चन है जो आपको हल करने हैं। हल करने के बाद इनका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है कि आप कितना अच्छे तरीके से इनको कर पाए हैं। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप लिख देंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या दिक्कत हुई है, उसको मैं आसानी से बता दूंगा आपको। कमेंट में ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा, तुरंत रिप्लाई होगा। अब ये आप कमेंट करेंगे तो चलिए छोटा सा होमवर्क है, यदि आप जान गए हैं, सीख गए हैं कैसे चिन्हों को हल किया जाएगा तो आप इनको कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया है सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करेंगे, आपको कोई अपने तरीके से नहीं लगाना है, क्योंकि गणित सीखना है तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करते चलिए। अभी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे आगे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन अलग अलग स्टेपों में बटे हुए होते हैं। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह खत्म करेंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह खत्म करेंगे, जो बाकी संख्या होगी उसको वैसे ही लिख देंगे हम, उसके बाद प्लस और माइनस हल कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद हम गुणा का चिन्ह हल करेंगे, उसके बाद प्लस और माइनस को हल कर देंगे। जितना मैंने समझाया है उतना ही करना है आपको, बाकी अपने तरीके से अभी नहीं लगाना है, क्योंकि आगे करेंगे ये कैलकुलेशन जब आपके दिमाग में बस जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली इस कैलकुलेशन को दिमाग में चलाने लगेंगे और तब आसान हो जाएगा आपको गणित सीखना। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो चलिए आपने नोट कर लिए होंगे ये। अब हम समझते हैं संख्याओं की पहचान। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है। अगर गणित सीखना है तो इन बातों का हमें पता होना बहुत जरूरी है, इनका ज्ञान होना हमें चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि गणित को किस तरीके से समझा जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संख्याओं की पहचान। तो संख्याओं की पहचान हमें कैसे करनी होगी, संख्याओं की पहचान का मतलब क्या है। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी सवाल होता है
तो उसमें कैलकुलेशन होते समय जब कैलकुलेशन में क्वेश्चन बनता है तो उसमें संख्याओं की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो संख्याओं की पहचान होनी चाहिए। हमें संख्याओं की पहचान में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये पता हो संख्या कि संख्या सम है या विषम है, संख्या सम है या विषम संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सम संख्या और विषम संख्या के होने से, सम संख्या और विषम संख्या के होने से फर्क ये पड़ेगा कि आपको क्या पता होगा कि जब आपको विभाजिता के नियम याद है, क्या याद है, विभाजिता के, कि आपको विभाजिता के नियम याद हैं तो आप आसानी से उनमें लागू कर लेंगे, क्योंकि विभाजिता के नियम पिछली क्लास में पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। मैं अच्छे से समझाया है मैंने कि विभाजिता के नियम क्या है। तो यदि आपको पता है सम विषम संख्या है सवाल में, वो संख्या कौन सी है जिसको हम हल कर रहे हैं, तो आप विभाजित करनी पड़े वो, तो विभाजिता के नियम आपको याद है तो आसानी से कर लेंगे। उसके बाद संख्याओं की पहचान में आपको क्या पता होना चाहिए कि संख्या कैसे हल होगी, कि संख्याओं को हम कैसे हल करें, कि संख्या प्लस या माइनस या भाग या गुणा में जो संख्या लिखी हुई है, संख्या प्लस में है या भाग में है या गुणा में है या माइनस में है, किस प्रकार से लिखी हुई है, तो वो किस चिन्ह के अनुसार कैसे परिवर्तित हो जाएगी, किस चिन्ह के अनुसार वो कैसे परिवर्तित हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये बातें जो चिन्हों का क्रम था, चिन्हों से कैसे परिवर्तित हो जाती है संख्या, वो हम चिन्हों को हल करने में समझ चुके हैं थोड़ा सा। वो जहाँ चिन्हों का मैंने क्रम बताया था वहां से चिन्हों में कैसे परिवर्तन होता है वो सारी बात हम कर चुके हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए, तभी आप कैसे संख्याओं की पहचान में ये चीज बनती है, तभी कैलकुलेशन आगे होगी। इसके साथ ही आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता हो कि जो संख्या है कि संख्या किस पहाड़े में आती है, आपको पहाड़े का पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता है संख्या सम है या विषम है, तो फिर ये पता हो कि आपको जो संख्या है वो किस पहाड़े में आती है और किस पहाड़े में आती है और वो कितने की गिनती में है संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई में, दहाई में है, सैकड़े में, हजार में है, करोड़ में है, लाख में है, किस प्रकार से है वो संख्या, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन जो नजरअंदाज कर देते हैं इन बातों को, कहते हैं हमें तो इन बातों का बहुत अच्छे से पता है, और वही उसी का ज्ञान न होने के कारण से, रिवीजन न होने के कारण से कैलकुलेशन धीमी हो जाती है। तो यहाँ से कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी यदि इसका रिवीजन लगातार होता रहे। तो इस चीज का पता होना जरूरी है। ये सारी बातें अभी बेसिक से एक एक पॉइंट में बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे सब पता करते हैं इन चीजों का। पहाड़े गिनती पता होना चाहिए कि संख्या किस पहाड़े में होगी। उसके साथ ही हमें ये पता हो कि संख्या वर्ग वाली है या घन वाली है, संख्या वर्ग की है या घन की है, या फिर संख्या वर्गमूल है या घनमूल है, संख्या वर्गमूल है या घनमूल है, ये हमें पता होना चाहिए। तभी हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं और कैलकुलेशन को कर सकते हैं। यदि आपको कैलकुलेशन सीखनी है, कैलकुलेटिव मैथ समझना है, मैथ को हल करना जानना है, तो ये चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आपको क्या होगा, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए कि वर्ग तो पता हो आपको कि वर्ग है या घन है या वर्गमूल है या घनमूल की संख्या है। इसे ही करने के साथ आपको ये पता हो कि जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट के साथ संख्या किस प्रकार से है, परिमेय में है, अपरिमेय है, ये पता होना चाहिए कि किस ब्रैकेट में कब कैसे हल हो जाएगी, किस ब्रैकेट को किस प्रकार से खोला जा सकता है, किस ब्रैकेट को खत्म किया जा सकता है। तो इस चीज का आपको पता होना चाहना बहुत ही जरूरी है कि कब किस ब्रैकेट को खोलेंगे, कब किस ब्रैकेट को हम लगा देते हैं, कब किस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, कब इस ब्रैकेट से संख्या बाहर हो जाती है और किस चिन्ह से, किस क्रम के अनुसार संख्या ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, या कोई भी चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है या ब्रैकेट के अंदर है तो कैसे चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, उस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है गणित को हल करने के लिए। तो आपको इन चीजों का पता है यदि, तो आप आसानी से गणित को सीख लेंगे। तो ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको, कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कुछ करने की, सिर्फ मेरे साथ लगे रहिए, आप देखते रहिए, तुरंत आपके माइंड में फिट होता जाएगा कि किस प्रकार से संख्याओं की पहचान हो जाती है और कैसे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो जल्दी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी, उन बच्चों को शेयर कीजिए, उन बच्चों को जोड़ लीजिए जो कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, जो मैथ को हल करना चाहते हैं कि हाँ हम भी गणित सीख लें। क्योंकि कोचिंग सेंटरों पर बेसिक से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर बेसिक से गणित नहीं सिखाया जाएगा और ना ही सिखाया जाता है। कहीं भी इतना बेसिक से नहीं बताया जाता और ये पॉइंट्स हमें नहीं पते होते जो 5th to 6th 8th या 9th क्लास तक हमें जानने होते हैं, वो हम छोड़ देते हैं पीछे ही। तो देखिए, सम या विषम संख्याओं की पहचान में कोई संख्या हमें हल करनी है। मैंने माना सवाल लिखा हुआ है 24 + 23 - 48, ये लिखा हुआ है। उसके साथ ही गुणा में है 3, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो क्या हमें ये पता है ये संख्या कैसी है? हमें नहीं पता। हमें संख्याओं की पहचान होनी चाहिए कि ये संख्या सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। इससे आसान ये हो जाता है कि जब कभी हमें ये संख्या विभाजित करनी पड़ेगी तो कोई सम संख्या किससे कटेगी, कोई विषम संख्या किससे विभाजित होगी। इस चीज का हमें पता होगा कि कोई अगर विषम संख्या होगी तो वो विषम संख्या किसी सम संख्या से नहीं घटती है, विषम संख्या किसी विषम संख्या से ही घटती है। ये इस चीज का पता होना चाहिए। यदि सम संख्या जैसे 24 है तो 24 तो सम से भी कटेगा और क्या है, विषम से भी कटेगा। तो कोई सम संख्या होती है, अगर वो कोई सम संख्या है तो सम संख्या किसी विषम संख्या से विभाजित हो जाएगी और सम से भी हो जाएगी। लेकिन कोई विषम संख्या है तो विषम संख्या जो है विषम संख्या से विभाजित होती है, ये किसी 2 से या किसी सम संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है। तो इस चीज का हमें ज्ञान होना जरूरी है कि संख्या विषम है या अभाज्य है। इसके लिए जो सम संख्या किन्हें कहते हैं और विषम किन्हें कहते हैं, वो संख्या कौन कौन सी होती है, इसके लिए पार्ट 1 में हम कर चुके हैं पहले ही। पिछली वीडियो देख लीजिएगा आप, यदि आपने नहीं देखी है तो वहां समझ लीजिएगा। उसके बाद विभाजिता के नियम, इससे पीछे का ही वीडियो है, पार्ट 2 का ही वीडियो है, उसमें विभाजिता के नियम मैं बता चुका हूँ कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, किस प्रकार से संख्या कटती है। 2 से कब कटेगी संख्या, 3 से कब कटेगी संख्या, 4 से कब कटेगी संख्या, 5 से कौन सी संख्या कट जाती है, 6-7 से कौन सी संख्या कट जाती है, 9 से 11 से 12 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, या 4 और 8 से कौन सी संख्याएं कट जाती हैं। उसके बारे में पिछली वीडियो में कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से समझाया है, तो वहां देख लीजिएगा। उसके बाद चिन्हों को कैसे हल किया जाता है, चिन्हों को क्या समझना है। तो चिन्हों के बारे में, जैसे कोई संख्या +2 है और -4 है, यानी कि ये लिखा होगा 2 - 4। तो अब इनका पता होना चाहिए कि ये प्लस की, ये माइनस की है और ये प्लस की है। और जब प्लस माइनस को हम हल करेंगे, यानी कि इनको जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ेंगे तो ज्यादा वाली संख्या ही बचेगी, माइनस की बचेगी। इस प्रकार से पता होना चाहिए। या कोई संख्या भाग में है, भाग का मतलब है कोई संख्या 4/2 में लिखी हुई है और हमें इधर पहुंचानी है, तो ये चिन्हों का पक्षांतर वाला क्रम है कि यहाँ भाग में है संख्या, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4/2 बराबर इधर लेके जानी है संख्या हमें। तो जो संख्या इधर भाग में है वो संख्या इधर जाएगी तो फिर किस रूप में जाएगी, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या, संख्या इधर जाएगी यानी कि ये संख्या इधर जाएगी तो इधर गुणा में जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, इधर ये संख्या गुणा में जाएगी। तो ये चिन्हों का क्रम है, जो चिन्हों का क्रम हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से समझाया है। पार्ट 1 में चिन्हों का क्रम कर चुके हैं, तो वहां समझिएगा आप कि किस प्रकार से चिन्हों को इधर से उधर परिवर्तित हम कर देते हैं। तो नेक्स्ट, अब पहाड़ी गिनती कैसे पता हो, ये पहाड़ी और गिनती कैसे करना होगा हमें। पहाड़ी गिनती का क्या मतलब है, पहाड़ी गिनती का ज्ञान क्यों होना जरूरी है। जैसे लिखा 24 और बटे में 84 की संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ विभाजित करनी पड़ेंगी हमें संख्याएं, क्योंकि यहाँ संख्याओं को विभाजित कर कैलकुलेशन को आसान बना लिया जाता है। जो कैलकुलेशन बड़ी होती है उसको छोटा कर दिया जाता है विभाजित करके, क्योंकि यहाँ विभाजिता के नियम लागू हो जाते हैं। उसके बाद कब होंगे वो, जब तुम्हें ये पता होगा आपको कि ये संख्या जो है वो किस पहाड़े से कटेगी, किस पहाड़े से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, अब हमें ये पता है कि 24 है तो 24 2 के पहाड़े में भी आता है, 6 के में भी आता है और 12 के में भी आता है, और क्या है 8 के पहाड़े में भी आता है। बात को समझ पा रहे होंगे कि ये संख्या, अब कह रहे होंगे आप 2 के पहाड़े में तो केवल 20 तक ही होता है कि 2 दाई 20 कि 2 गुणा
10, 2 दाएं 20। तो पहाड़ा केवल दाएं तक ही नहीं होता है, पहाड़ा अनंत तक पढ़ा जा सकता है, पहाड़ा अनंत तक हो सकता है। यही जरूरी नहीं है कि 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ा केवल 20 तक ही रहेगा 2 का पहाड़ा, इससे आगे भी तो चल सकता है कि 2 का पहाड़ा आगे चलेगा, इसका मतलब 2 और जुड़ जाएंगे, फिर 2 जुड़ जाएंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 और जुड़ जाएंगे 26 हो जाएगा, 2 और जुड़ जाएंगे 28 हो जाएगा, 2 और जुड़ जाएंगे 30 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अनंत तक चलता रहेगा। तो पहाड़ा केवल दाएं तक ही नहीं होता है, आगे भी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तभी तो किसी और संख्या से ये कटेगा, जब आगे बढ़ेगा तभी तो उससे बड़ी संख्या से ये कट पाएगा। देखिए, तो अब हमें पता 2 के पहाड़े से, यह पता है कि 6 के पहाड़े में भी आती है, ये पता है हमें कि 12 के पहाड़े में भी आती है, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। ये पता है हमें कि 3 के पहाड़े में भी आती है, वो 8 के पहाड़े में, 8 8 तिया 24, और ये 3 के पहाड़े में भी आती है, 3 अट्ठे 24। तो इस प्रकार से संख्याओं का पता होना हमें जरूरी है कि ये संख्या किस पहाड़े की है, किस पहाड़े में आती है या किस पहाड़े में नहीं आती है। मैंने वो संख्या देखी, जैसे 84 है, तो 84 बताइए किस पहाड़े में आ सकती है, किस किस से कटेगी। तो अगर 84 देखें तो 2 से तो कटेगी ये, क्योंकि जो विभाजिता का नियम है उसमें ये लिखा है कि 2 से कटने वाली जो संख्या होती है वो उन संख्याओं के अंत में कोई सम संख्या होगी तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, वो विभाजिता का नियम था। ऐसे ही 4 से और 8 से कटने का विभाजिता का नियम था कि अंतिम 2 संख्याएं यदि 4 से कटती हैं तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो ये दोनों संख्या 4 से कटेंगी, अंतिम दोनों संख्या 4 से कटेंगी, यानी कि 4 से भी कट जाएंगी दोनों संख्या, इसका मतलब ये 4 से भी कटेगा। इसको हम देखें तो ये 6 से भी आएगा, 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा। देखिए 6 दूनी 6 6 बचे 2, 24 हो गए, 6 चौक 24 हो गया, तो ये 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा। यदि आप मानो कि ये क्या 8 से कटेगी, ये 8 के पहाड़े में नहीं आ पाएगी, क्योंकि 8 ढाई हो जाएंगे 80, उसके बाद में तो 4 ही है, पूरा नहीं है, तो ये 8 के पहाड़े में नहीं बन पाएगी। क्या 10 के पहाड़े में बनेगी? नहीं बनेगी। 9 के पहाड़े में नहीं बनेगी, 9 नम होते हैं 81, तो 9 के पहाड़े में तो ये आई नहीं थी। 11 में पढ़ेंगे तो 11 88 हो गया, 12 में पढ़े तो 12 के पढ़े में पढ़ेंगे तो इसको हम 12 सत्ते 84, यानी कि 12 सत्ते कि 12 गुणा 7 कितना हो गया 84। तो इसका मतलब 12 के पहाड़े में भी आएगी और 7 के पहाड़े में भी आएगी ये संख्या, कि ये 7 से भी कटेगी और ये 12 से भी कटेगी, तो ये संख्या 7 से भी कटेगी और ये संख्या 12 से भी कटेगी। तो बात समझ आ रही होगी आपको। अब ऐसे ही इसको और आगे बढ़े तो ये संख्या हमारे पास क्या है, ये संख्या 42 से भी कटेगी। देखिए, अब जो संख्या 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 6 से कट रही है, 7 से कट रही है, 12 से कट रही है, तो वो संख्या जो इनसे आगे आने वाले गुणनखंड है किसी न किसी गुणनखंड से भी कट जाती है। जैसे 7 से कट रही थी तो 7 छंग 42 होता है, तो 7 छंग कितना होता है 42, तो ये दोनों 42 के गुणनखंड है, इसके गुणनखंडों से कट रही है, जिनका एक गुणक क्या बनता है 42 बनता है, तो ये 42 से भी कटेगी संख्या। तो इस प्रकार से आपको पहचान होनी चाहिए संख्याओं की कि संख्या किस पहाड़े में आती है, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो उसके लिए आपको पहाड़े होना जरूरी, पहाड़े याद होना बहुत ही जरूरी है। तो पहाड़े आपको याद करने पड़ेंगे। पहाड़े याद कैसे करेंगे आपको मैं वो भी बताऊंगा सारी बात, कि किस प्रकार से आप पहाड़े याद कर सकते हैं। जितना आप संख्याओं को लिखेंगे बार बार उतनी ही आपको क्या है याद होते जाएंगे। जिस तरह से मैंने संख्या सवाल हल कराए थे अभी, यदि आप उनको वैसे ही करेंगे जैसे मैंने समझाया है, तो धीरे धीरे करके आपको गिनतियां पहाड़े रट जाएंगे। अब नेक्स्ट, उसके साथ ही आपको क्या पता होना चाहिए कि वर्ग और घन की कोई संख्या है तो वो क्या वर्ग की है या किसी का वर्ग है। जैसे मैंने लिखा 4 और 16, मैंने 16 लिखा, तो क्या ये संख्या किसी का वर्ग है? जी हाँ, ये 4 का वर्ग है। वर्ग का मतलब 2 की घात, यानी 4 की घात 2, तो ये 4 का स्क्वायर है, ये संख्या 4 का वर्ग है। अगर मैं लिख दूं 4, तो 4 का पता होना चाहिए क्या है, ये 4 का वर्गमूल, ये 16 का वर्गमूल है। ये क्या है, ये 16 का वर्गमूल है। मूल मतलब छोटी संख्या, वर्ग मतलब बड़ी संख्या। ये ध्यान रखिएगा कि मूल, मूल मतलब जड़, बेस,
यानी कि मूल छोटी संख्या हो गई और वर्ग बड़ी संख्या हो गई। तो ये 4 है, ये 4 जो है 4 किसका वर्गमूल है? 4 16 का वर्गमूल है। तो इस प्रकार से पता होना चाहिए। मैंने संख्या लिखी 81, तो 81 कितने का वर्ग है? 9 का वर्ग है। इस प्रकार से हमें फटाक से पता होना चाहिए। संख्या आ गई 729। तो 729 कैसी संख्या है? 729 किस प्रकार की संख्या है? तो 729 जो है वो 9 का वह घन है, कि 9 की घात 3 कर देंगे हम, 9 की घात 3। तो इसका मतलब ये 9 की घात 3 9 का घन है। 729 जो संख्या है वो 9 का घन है। तो इस प्रकार से संख्या का पता होना चाहिए आपको कि ये संख्या घन है या वर्गमूल है। मैंने लिखा 225। अब ये संख्या लिखी हुई है, उसके साथ कोई और भी संख्या लिखी हुई है इस प्रकार से। तो अब हमें ये काटनी भी पड़ जाए, हमें ये संख्या है काटनी पड़ जाए। इस प्रकार से लिखी हुई है, मान लीजिए 225 गुणा 12/15। तो अब अगर यदि हमें पता है कि 225 ये वर्ग की संख्या है, ये किसी का वर्ग है, तो 225 जो है वो 15 का वर्ग है। 225 क्या है? 15 का वर्ग है। जब 15 का वर्ग है तो यहाँ से हम आसानी से इसको काट देंगे कि 15 से इसको काट देंगे। 15 15 225, तो 15 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। यदि आपको नहीं पता कि ये संख्या किसी वर्ग की है या नहीं है, तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे और सवाल को और भी हार्ड बना लेंगे। तो इस प्रकार से हार्ड नहीं बनाना है आपको सवाल। तो आपको पहचान करनी होगी कि वर्ग की संख्या है या घन की संख्या है। इसके लिए आपको वर्ग और घन याद करने होंगे, वर्गमूल और घनमूल याद करने होंगे। याद भी कैसे होंगे, किस प्रकार से वर्गमूल घनमूल याद होंगे, हम नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो वर्ग और घन की क्लास बनेगी, उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा, किस प्रकार से वर्ग या घन बनाए जाते हैं, किस संख्या का वर्ग कैसे बन जाएगा, आसानी से देखते ही कैसे संख्या का पता लग जाएगा, वो चीज भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि ये संख्याएं वर्ग की है या घन की है। नेक्स्ट है कि ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है उसके अंदर प्लस या माइनस के चिन्ह है, उसके बाद भी कोई ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाहर जो है कोई संख्या लिखी हुई है, मतलब माइनस की संख्या लिखी हुई है इस प्रकार से, फिर कोई ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके बाहर यहाँ संख्या कोई प्लस की संख्या लिखी हुई है इस प्रकार से, यानी प्लस में लिखी हुई है तो प्लस की लिखी होगी ये। तो यह पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा ब्रैकेट खत्म करते हैं, बड़े ब्रैकेट को छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहले आपने बड़ा ब्रैकेट छोड़ दिया तो इसका मतलब इस संख्या को किसके साथ हल करेंगे, ये संपर्क टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें जो हल करना होता है ब्रैकेटों को, ये अंदर से हल कर लेके आते हैं और बाहर की तरफ को चलते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं तीसरे नंबर पर, यानी कि लास्ट में सारे ब्रैकेट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सवाल क्या आता है, हमारा हल हो जाता है। तो ये ज्ञान होना जरूरी है कि ब्रैकेट किस प्रकार से हल होगा, कौन सा ब्रैकेट कब पहले हल करेंगे कब बाद में करेंगे, किस प्रकार से ब्रैकेट के बाहर के चिन्ह और अंदर के चिन्ह हल हो जाते हैं, इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें भी चिन्हों के क्रम में आती हैं। चिन्हों के क्रम का वीडियो पीछे हम पार्ट 1 में पहले ही कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों का पता होना बहुत ही जरूरी है यदि आपको गणित सीखना है। आपको गणित अगर जानना है, बेसिक से करना है, कैलकुलेशन करना सीखना जानते हैं आप, कोशिश करेंगे तो जरूर सीखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको ये चीजों का जानना बहुत जरूरी है, इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी, हम बात करेंगे वर्ग और घन पर। चलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें केवल कुछ नहीं कहा, एक टिप्स बताए थे छोटे छोटे, किन किन चीज़ों का हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी यदि आपको गणित सीखना है, वरना आप किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में गणित को नहीं सीख पाएंगे। यदि आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो गणित नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि गणित मांगता है खुद की कोशिश, खुद का वर्क। आप जितना वर्क करेंगे गणित पर, उतना ही गणित को आसान बना लेंगे। यदि आप खुद से नहीं करने की कोशिश करेंगे तो आप गणित कभी भी नहीं सीख सकते, चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते रहो, कितना भी आपको माइंडेड, कितना भी कैलकुलेटिव टीचर आपको सिखा दे,
लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद से कोशिश नहीं करते। खुद से कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा। आपको डेली रूटीन से रिवीजन करना होगा। जैसे जैसे कराया जा रहा हूँ मैं, वैसे आप करते चलिए और उसके साथ ही हम गणित को आसान बनाते चलेंगे। तो चलिए क्लास यहीं रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारे टिप्स और जो कुछ समझाया वो बेस्ट लगा तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, ताकि वो भी एक अच्छे तरीके से गणित को आसानी से सीख सकें, जो कि उनकी भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। क्योंकि हम निम्न लेवल से एक उच्च लेवल तक की कैलकुलेशन को सीखेंगे और सवाल को बनाने की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बने रहिए इस प्रकार से। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक